हमने रिपीट लेक्चर देखा था तो उसमें एक क्वेश्चन में डाउट था सर। बोलो क्या डाउट है सर क्वेश्चन नंबर 16 लेवल 2 16 का सेकंड पार्ट। लेवल 2 के 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट। नो टू ऑफ द सब कमिटी मेंबर सिक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, वो अलग है। हाँ हाँ यस सर। अच्छा एक मिनट, हाँ पहले अपन थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अपने को आज क्या क्या करना है। ठीक है, लेवल 1 में मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो गए कि कोई बचा है लेवल 1 में? लेवल 1 के तो मुझे लगता है मैंने सारे डिस्कस कर लिए। यस सर। ठीक है, लेवल 2 में वो एक देयर आर एन स्ट्रेट लाइंस, थर्ड क्वेश्चन बाकी है, राइट? लेवल 2 का थर्ड बाकी है। फिर उसके बाद लेवल 2 का फोर्थ हुआ क्या? लेवल 2 का फोर्थ, हाँ वो हो गया था। लेवल 5 बाकी है, 5। तो उसके बाद फिर और लेवल 2 में लेवल 2 का मुझे लगता है ये भी बाकी है, अपना 10th वाला बाकी है, 10th वाला। 10th हो गया था? यस सर। 11th याद है क्या किसी को? लेवल 2 का 11th नहीं ना? 9th भी बाकी है। 9th तो इजी, अगर नहीं हुआ है तो वो होमवर्क ले लेना, 9th वाला बहुत इजी है। हाँ, फिर उसके बाद 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16th का सेकंड पार्ट में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 17th बाकी है, 17 डिरेंजमेंट पे है। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव 1 2 3 हो गया 4, हाँ फिर उसके बाद आई थिंक 5 हो गया, 6 बाकी है, 6 ऑब्जेक्टिव 6 बाकी है, 7 हो गया। डिवीजन इनटू ग्रुप्स किया ना हमने, डिस्कस डिवीजन इनटू ग्रुप्स? नो सर। नहीं, डिवीजन इनटू ग्रुप्स बाकी है अपना। सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया ना? यस सर। डिरेंजमेंट फॉर्मूला बाकी है, 2 चीजें बाकी है थ्योरी में। उसके अलावा फिर तो ऑब्जेक्टिव 7 भी बाकी होगा मोस्ट प्रोबेबली। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सब हो गए। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 बाकी है। हाँ बाकी हो गया। 29th is also done। वो हो गया। ठीक है, 28 बाकी है अपना ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावा 32nd ऑब्जेक्टिव बाकी है, 32nd ऑब्जेक्टिव बाकी है। 33rd भी आई थिंक कुछ उसमें कुछ पार्ट्स बाकी हैं 33rd के, 1 2। ठीक है, तो मेनली अपने को जो क्वेश्चन आज कर रहे हैं वो है लेवल 2 का 3 5। उसके अलावा 11 17 और ऑब्जेक्टिव्स में हमको करना है 6 7 28 32 33। ठीक, ये इतने क्वेश्चंस आज डिस्कस करना है। हाँ, अभी क्या डाउट था लेवल 2 के 16 का सेकंड पार्ट ना? यस सर। देखो, there are 12 members in a committee who sit on a round table. There is one place specially designated for the chairman. Besides the chairman, there are 3 people who constitute a subcommittee. तो second question है कि find the number of sitting arrangements if no 2 of the subcommittee member are sitting next to each other. देखो कैसे होता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर n चीजें हैं तो मैंने लेक्चर में ये बताया था कि वो जब तक एक ही ऑर्डर में ऐसे घूमते रहेंगे ना,
मतलब एक साइकिल में घूमते रहेंगे तो नो डिफरेंट अरेंजमेंट विल बी काउंटेड, वो सेम अरेंजमेंट माना जाएगा। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि वो एन टाइम घूम सकते हैं, मतलब ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, फिर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर, ऐसा। तो एन टाइम्स जो अरेंजमेंट हो रहा है, जो लीनियर में हम लोग अलग मानते हैं, वो सर्कुलर में हम लोग एक ही मानते हैं उसको, यानी एन अरेंजमेंट्स का एक अरेंजमेंट काउंट हो जाता है। इसलिए एन फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स के इतने अरेंजमेंट्स माने जाएंगे, यानी कि n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होते हैं। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड कि सर्कुलर में अगर n चीजें हैं तो उनके n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, करेक्ट। फिर उसका मैंने एक और दूसरी तरीके से भी उसको सोचने को बोला था कि अगर वो सब एक ऐसे घूम रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से सेम अरेंजमेंट बार बार दिखाई दे रहे हैं ना हमको, तो हम उनका घूमना रोक देते हैं। घूमना रोक देते हैं मतलब हम एक आदमी को फिक्स कर देते हैं, किसी एक को फिक्स कर देते हैं। अब बाकी के जो n-1 चीजें हैं या लोग हैं, वो आपस में कैसे भी अरेंज होंगे तो हमें वो हर बार अलग अरेंजमेंट ही दिखाई देगा, क्योंकि ये बंदा फिक्स्ड है, ये मूव नहीं हो रहा है। तो इसलिए बाकी के जो n-1 लोग हैं वो n-1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। ओके, so that's why that is also a way of explaining ki why n-1 factorial arrangements takes place in a circular arrangement. Okay, तो अब ये जो चेयरमैन वाला एग्जांपल है, उसमें वो चेयरमैन ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो यानी अब हमें किसी को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो कितने लोग हैं टोटल? 12 मेंबर्स। देयर इज वन प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर द चेयरमैन। तो ये चेयरमैन है, मान लो पर्सन नंबर 1 इज चेयरमैन। हाँ, पर्सन नंबर 2 3 4 फॉर्म द सब कमिटी, और बाकी 5 6 7 8 9 10 11 12, ये और मतलब और उसके अलावा 1 और 3 4 8 लोग और हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अगर सब कमिटी मेंबर्स ऐसे बैठे हुए हैं कि नो टू ऑफ द सब कमिटी मेंबर आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो एक तरह से हमको गैप मेथड यूज करना पड़ेगा। हम लोग ये सोचेंगे कि जो ये 3 लोग हैं सब कमिटी के जो मेंबर्स हैं 2 3 4, वो गैप्स में बैठे हुए, गैप्स में। तो कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गैप्स है। 9 गैप्स में से कोई भी 3 गैप सिलेक्ट करो और उनमें वो सब कमिटी मेंबर्स को बिठा दो, कोई भी 3 गैप। मान लो 3 इधर आ गया, 4 इधर चला गया और 2 इधर चला गया। ठीक, अभी ये तो हमने गैप सिलेक्ट किए। इसके बाद गैप सिलेक्ट करने के बाद ये जो बाकी के 8 लोग हैं, मतलब वो एक चेयरमैन को छोड़ के और इन तीनों को छोड़ के बाकी के जो 8 लोग हैं, ये अपने आप को 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। अपनी पोजीशंस पे वो अपने आप को 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। हाँ, और वो जो 3 सब कमिटी मेंबर्स हैं, वो 3 सब कमिटी मेंबर्स अपने आप को अपनी पोजीशंस पे 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं कि 4 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, या 2 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, कैसे भी। तो बस ये आंसर हो जाएगा इस केस में। नाउ लेट अस चेक ये सही है क्या आंसर। इन्होंने पीछे क्या दिया आंसर? 16 का सेकंड, 8 फैक्टोरियल इनटू 9p3, दैट इज 8 फैक्टोरियल इनटू 9p3, दिस इज 9p3, 9c3 इनटू 3 फैक्टोरियल इज 9p3, सो 8 फैक्टोरियल इनटू 9p3। ठीक है, आया समझ में? आया? हाँ सर। तो पहले हम ये 2 चीजें डिस्कस कर लेते हैं, डिवीजन इनटू ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट फार्मूला, और ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद फिर कुछ डाउट है तो वो डाउट ले लूंगा मैं।
लिख लिया? ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवीजन इनटू ग्रुप्स डिस्कस करते हैं। डिवीजन इनटू ग्रुप्स में कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट लिखो कि देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, the number of ways in which the number of ways in which the number of ways in which m plus n things m plus n different things, the number of ways in which m plus n different things can be divided into two groups, or among two persons the number of ways in which m plus n different things can be divided into two groups or among two persons having m and n things respectively, ब्रैकेट में लिखना m not equal to n, comma is equal to m plus n factorial upon m factorial upon n factorial। लिखा यहाँ तक सबने? सी मतलब कैसे है ना कि अगर हमारे पास 10 चीजें हैं, ठीक है, और उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में 2 चीजें, एक ग्रुप में 3 चीजें और एक ग्रुप में 5 चीजें, तो ये फॉर्मूला कहता है कि 10 चीजों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने के नंबर ऑफ वेज है इतने, द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल ग्रुप साइज का फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड कि वो ग्रुप साइज इक्वल ना हो। ग्रुप साइज इक्वल होता है तो क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो, अगर हमारे पास 10 चीजें हैं और अगर हमें उसको इस तरह से डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, अब हाँ लिसन, तो अगर हमारे पास 10 चीजें हैं और एक ग्रुप में 2 डालना है, एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 5, तो पहले तुम 10 में से 2 चीजें मतलब out of 10 you select 2 things and give it to the first group, okay, then how many things are remaining? 8. Out of 8 you select 3 and give it to the second group. Now number of things remaining is 5, so give it to the third group. 10 C2
ओके 10C2 बची 8 चीजें, वो 8 में से 3 इधर दे दिए, 8C3 बची 5, उसमें से पांचों लास्ट ग्रुप को चलेगी। तो एक्चुअली नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये होना चाहिए ना, तो ये जो है ये सेम है, ये और ये इक्वल है, क्योंकि सी पहला वाला है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, फिर सेकंड है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट है 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। आया समझ में लॉजिक? अगर मुझे प्लस n चीजें दो ग्रुप्स में डिवाइड करनी है, जैसे एक को m देना है दूसरे को n, तो आई कैन डू इट लाइक दिस कि m प्लस n में से कोई m पहले ग्रुप को दे दिया और जो n चीजें बची वो दूसरे ग्रुप को दे दी, तो जो फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा ना, दिस इज सेम एज दिस। क्लियर? यस सर। तो नीचे उसका एग्जांपल लिखो, ये उसी स्टेटमेंट के नीचे एग्जांपल लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ distributing 10 different things, number of ways of distributing 10 different things into 3 groups, number of ways of distributing 10 different things into 3 groups of group sizes 2, 3 and 5 respectively, 2, 3 and 5 respectively, is equal to ये लिखो, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 5। लिखा है तक सबने? ओके। अभी सेकेंड स्टेटमेंट लिखो। अब हम वो केस डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे m इक्वल टू n हो जाता है। m इक्वल टू n हो जाता है ना, तो क्या होता है कि डिवीजन इनटू ग्रुप्स का अलग फॉर्मूला है एंड डिवीजन इनटू पर्संस का अलग फॉर्मूला है। तो लिखो, पहले तुम लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इफ द ग्रुप साइज is equal, if the group size is equal, ब्रैकेट में लिखो m equal to n, then the number of ways of distributing 2m things, then the number of ways of distributing 2m things and the number of ways of distributing 2m things equally among two groups ब्रैकेट में लिखो or into two identical boxes, bracket close. The number of ways of dividing 2m things equally among two groups bracket में or two identical boxes is 2m factorial upon m factorial upon 2 factorial। लिखा? यहाँ तक लिखा? यस सर। हाँ, आगे लिखो, बट
but the number of ways of dividing these things equally among two persons ब्रैकेट में लिखो और into two distinct boxes bracket close comma is equal to 2m factorial upon m factorial upon m factorial 2m factorial upon m factorial upon m factorial. देखो चार चीजें हैं, मान लो 1 2 3 4, हाँ 4 प्राइजेस है. अगर वो मुझे 2 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2 स्टूडेंट्स में, तो हम जो नॉर्मल डिवीजन इनटू ग्रुप्स का फॉर्मूला है ना, अभी जो हमने पहले केस में देखा वही लगा देंगे कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय ग्रुप साइज, जो भी ग्रुप साइज है, तो वो आएगा 24/4 यानी कि 6 आएगा. ठीक है, वो 6 वेज कौन से है वो देख लो कि प्राइस नंबर 1 2 इसको मिला, 3 4 इसको मिला. हाँ, प्राइस नंबर 1 3 इसके पास है, 2 4 इसके पास है. प्राइस नंबर 1 4 इसको है मिला और 2 3 इसको मिला है. या 3 4 प्राइस नंबर इसको मिला है और 1 और 2 इसको है. 2 4 इसके पास है, 1 2 उसके पास है, और प्राइस नंबर 2 3 इसके पास है और 1 और 4 उसके पास है. ये पर्सन 1 को जो प्राइसेस मिले हैं वो है, और ये पर्सन 2 को जो प्राइसेस मिले हैं वो है. तो 6 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 थिंग्स इक्वली अमंग 2 पर्सन्स. ठीक, लेकिन अगर वो कहते हैं कि डिवाइड 1 2 3 4 इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, डिवाइड 1 2 3 4 इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, तो ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग अलग थोड़ी है ना, ये वाला और ये वाला, ये तो एक ही ग्रुपिंग है. 1 2 एक ग्रुप में, 3 4 दूसरे ग्रुप में. ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात आती है कि 1 2 3 4 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो फिर ये और ये डिफरेंट केस नहीं माना जाएगा. यहाँ अगर हम कहें कि 1 2 3 4 नंबर की बॉल्स है, उनको 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो भी ये केस और ये केस डिफरेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल है. सो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि किस बॉक्स में 3 4 नंबर की बॉल है और किस बॉक्स में 1 2 नंबर की बॉल है? नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते ना हम लोग, बॉक्सेस आइडेंटिकल है. तो वैसे ही क्या होगा कि ये वाला केस और ये वाला केस एक हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला केस और ये वाला केस एक ही हो जाएगा. ठीक है, तो जब आइडेंटिकल बॉक्सेस की बात आती है या सिर्फ डिवीजन इनटू ग्रुप्स होता है, तो जितने ग्रुप्स का ग्रुप साइज सेम है, जितने भी ग्रुप्स का ग्रुप साइज सेम है, उतने फैक्टोरियल से हम और एक बार डिवाइड कर देते हैं. तो इसलिए वहां पे 2m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल लिखा है हमने डिवीजन इनटू ग्रुप्स में. आया समझ में? और एक एग्जांपल बता दूं, देखो मान लो 10 चीजें हैं और मुझे वो 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है इस तरह से. तो अगर मुझे 10 प्राइजेस 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, तो मैं नॉर्मल डिवीजन इनटू ग्रुप्स का फॉर्मूला लगाऊंगा. मतलब कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये वाला. लेकिन यही अगर मुझे कहा जाए कि 10 चीजें मुझे 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में, तो फिर जितने बॉक्सेस का ग्रुप साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से मुझे फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा. वो इसलिए कि अगर इसमें सपोज बॉल नंबर 1 2 है, इसमें बॉल नंबर 3 4 है और इसमें बॉल नंबर 5 6 है, तो वो जब केस आएगा कि बॉल नंबर 5 6 इसमें आ गई, बॉल नंबर 3 4 इधर आ गया और बॉल नंबर 1 2 इधर चला गया, उसको और इसको मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा क्या? आइडेंटिकल बॉक्सेस के केस में मैं इसको और इसको अलग केस बोल सकता हूँ क्या?
नहीं बोल सकते हो ना, आइडेंटिकल बॉक्सेस है वो, राइट। बॉक्सेस का कोई ऑर्डर नहीं है, उनका कोई कलर नहीं है, सेम है। तो हम बस इतना ही बोल पाएंगे कि एक बॉक्स में 1 2 है, एक बॉक्स में 3 4 है और एक बॉक्स में 5 6। तो इनके जो आपस में 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होने वाले हैं ना, वो हमारे लिए एक हो जाएंगे, एक केस बन जाएगा। 6 केसेस का एक केस बन जाएगा, यानी ओवरऑल केसेस को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। So whenever in groups the group size is equal, you have to divide by that many number of groups का factorial. Clear? तो मुझे बताओ कि ये एग्जाम्पल मैं लिखवाता हूँ तुमको, पर पहले तुम मुझे बताओ कि जो ऑब्जेक्टिव 7 है उसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव 7 का ऑब्जेक्टिव 7 का आंसर बी होगा कि सी होगा? सी होगा, सी। सी मतलब ग्रुपिंग की जहां पे बात आ रही है ना, ग्रुप, तो ग्रुप के केस में अपने को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 3 इक्वल साइज फ्रॉम 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और अपॉन 3 फैक्टोरियल। सी ग्रुप्स में तो डिफरेंट ही लिखना पड़ेगा ना उनको, आइडेंटिकल ग्रुप्स कैसे लिख सकते हो? ये जो है ये ग्रुप आइडेंटिकल थोड़ी है, डिफरेंट ही ग्रुप है वो, राइट। बट अगर क्वेश्चन आता है कि डिवाइड 12 थिंग्स इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, सो इन दैट केस ये और ये सेम नहीं माना जाएगा, सॉरी ये और ये सेम माना जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि डिवाइड 4 थिंग्स इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसमें और इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ना हम लोग? सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड करना है बस। ऐसे मान लो कि पेयरिंग करना है, तो 1 के साथ 2 है और 3 के साथ 4 है, यहाँ पे भी 1 के साथ 2 है और 3 के साथ 4 है, तो ये सेम केस माना जाएगा। खाली जहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इक्वली अमंग 3 डिफरेंट पर्सन्स, तो हम कहते हैं कि वो बाय 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, फिर बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 7th का आंसर सी है। हाँ, तो वो जो स्टेटमेंट अभी लिखा है उसके नीचे एक एग्जांपल लिखो कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, राइट, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग number of ways of distributing 10 different objects among 4 persons. Number of ways of distributing 10 different objects among 4 persons such that, अब मैं पर्सन 1 को शॉर्ट में P1 लिख रहा हूँ, such that P1 gets 2 things, P2 gets 2 things, P3 gets 2 things, P1 gets 2 things, P2 gets 2 things, P3 gets 2 things, and P4 gets 4 things. comma is equal to क्या लिखूं, बोलो, is equal to 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल बाय 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, तो इसको यहीं पे खत्म कर दो। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग
number of ways of distributing 10 different things. Number of ways of distributing 10 different things into 4 groups. Number of ways of distributing 10 different things into 4 groups. Of group sizes 2, 2, 2 and 4, 2, 2, 2 and 4 respectively. Number of ways of distributing 10 different things among 4 different groups of 4 groups of group size 2, 2, 2 and 4 respectively is equal to, respectively के बाद कॉमा, फिर उसके बाद is equal to. इस बार क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. इस बार अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा. जितने ग्रुप्स का ग्रुप साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, इसमें और एक चीज है कि जो पर्सन्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना 2, 2, 2 एंड 4 करके, तो उसमें ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि किस आदमी को 4 चीजें मिल रही हैं. ठीक है. अगर ये मेंशन नहीं है कि किसको 4 चीजें मिल रही हैं तो फिर हमें इंटू 4 और करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि हो सकता है पर्सन 1 को 4 चीजें मिल रही हो, या हो सकता है पर्सन 2 को 4 मिल रही हो, या हो सकता है पर्सन 3 को या पर्सन 4 को 4 मिल रही हो. ओके. अभी जो हमने लिखा है, जो आंसर हमने अभी लिखा है, उसमें हमें पहले से पता है कि किस आदमी को 4 चीजें मिल रही हैं और किनको 2 मिल रही हैं. इसलिए मैंने लिखा स्पेसिफिकली कि P1 गेट्स 2 थिंग्स, P2 गेट्स 2 थिंग्स, P3 गेट 2 थिंग्स, P4 गेट 4 थिंग्स. बट अगर ये मेंशन नहीं है कि किसको 4 चीजें मिल रही हैं तो हमें इंटू 4 और करना पड़ेगा. ओके. जैसा कि उसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ. ऑब्जेक्टिव 6 निकालो. अच्छा नहीं, ऑब्जेक्टिव 6 में बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो मैं पहले वो करता हूँ, फिर एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ. सी ऑब्जेक्टिव 6 का, इनफैक्ट तुम लोग ही सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव 6 को. यू ओनली डिसाइड कि उसका आंसर क्या होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव 6 डिवीजन इनटू ग्रुप्स पे ही बेस्ड है. Number of ways of placing 5 different balls in 3 identical boxes such that no box should remain empty. आएगा ये तो, अभी सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, ये आना चाहिए. करेक्ट.
sir, 25. हाँ क्या है 25 आया? Yes, sir. देखो अगर 5 चीजें हैं और वो 5 डिफरेंट चीजें हैं और 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालनी है और नो बॉक्स शुड रिमेन एम्प्टी, तो 2 ऑप्शंस है हमारे पास, या तो 3 चीजें एक में जाए और एक एक बाकियों में जाए, या फिर 2 to 1, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। अब इसमें कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, पहली बात तो ठीक, जो अभी मैंने लिखवाया डिवीजन इनटू ग्रुप्स का फॉर्मूला, ठीक है। पर उस डिवीजन इनटू ग्रुप्स में मैंने क्या बोला अभी कि अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल है, हाँ, या सिर्फ डिवीजन इनटू ग्रुप्स करने को बोला जाता है, तो जितने ग्रुप्स का ग्रुप साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस आइडेंटिकल है तो इसलिए बॉल नंबर 4 इधर है और बॉल नंबर 5 इधर है, या बॉल नंबर 5 इसमें है और बॉल नंबर 4 इसमें है, ये हमारे लिए सेम केस है, सेम बात है, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस को बाय 2 करना पड़ेगा। हो गया। प्लस ये वाला, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पहली बात तो इस तरह से हो रहा है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और कितने ग्रुप्स का ग्रुप साइज सेम है? 2. तो इसलिए बाय 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि अगेन द बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, है ना, तो बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, सो ये आता है 25। तो 25 उस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? Yes, sir. उसके ऊपर जो 2 क्वेश्चन थे उसमें तो बॉल्स भी आइडेंटिकल थी, तो बॉल्स आइडेंटिकल है तो फिर एनसीआर आएगा ही नहीं पिक्चर में। देखो मैं पहले 6 समझ में आया सबको क्लियरली? Yes, sir. अब तुम 4 देखो, फोर्थ वाले में वो कह रहे हैं कि 5 आइडेंटिकल बॉल्स 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, बॉल्स भी आइडेंटिकल बॉक्सेस भी आइडेंटिकल। तो अगर बॉक्स भी आइडेंटिकल है बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है तो ये 2 केस ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बस ये केस और ये केस, बस इतना ही डिस्टिंग्विश हो सकता है। कौन से नंबर की बॉल किस में गई है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑल द बॉल्स आर सेम। तो इसलिए फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा 2। फोर्थ वाले का आंसर 2 हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाले में वो कह रहे हैं कि बॉल्स तो आइडेंटिकल है, सब बॉल्स एक जैसी हैं, लेकिन बॉक्सेस डिफरेंट है। अभी अगर बॉक्सेस डिफरेंट है तो आई कैन रिकॉग्नाइज ना, जैसे अभी बॉक्सेस का नंबरिंग दे दिया मैंने 1 2 3, तो देन आई कैन रिकॉग्नाइज कि किस बॉक्स में एक बॉल है। हो सकता है इसमें एक हो, अगर बॉक्सेस कलर्ड है, मान लो ग्रीन, येलो और पिंक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि पिंक बॉक्स में एक बॉल है या ग्रीन बॉक्स में एक बॉल है, आई कैन डिस्टिंग्विश। तो व्हेन द बॉक्सेस आर डिफरेंट इन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, वहां पे कितने केसेस हो जाएंगे? द बॉल्स आर स्टिल आइडेंटिकल बट द बॉक्सेस आर डिफरेंट, वहां पे कितने केसेस हो जाएंगे फिफ्थ वाले में? 6 2 2 1 1 2 2 2 1 2, ओके, 2 2 1 1 2 2 2 1 2, या फिर 3 1 1 1 3 1 1 1 3, ओके। तो 6 केसेस हो जाएंगे वहां पे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. मैं तुम्हें एक बार वापस सिस्टमैटिकली समझाता हूँ। देखो, अगर बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है, बॉल्स भी आइडेंटिकल है, तो मैं इन दोनों केसेस के अलावा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ये दो बॉल्स उठा के मैं इधर रख दूं और एक उठा के इधर रख दूं, तो मेरे लिए वो सेम ही है, सेम, क्योंकि सब बॉक्सेस एक जैसे हैं। तो इसलिए मैं 2 ही डिस्टिंग्विश केसेस बना सकता हूँ उसमें, फोर्थ वाले में। तो उसका आंसर हो गया 2, ठीक। फिफ्थ वाले में बॉल्स आइडेंटिकल है, अभी भी सब बॉल्स येलो कलर की है मान लो, लेकिन बॉक्सेस डिस्टिंग्विशेबल है। तो फिर मैं ये और ये डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ ना, कि अभी ग्रीन कलर के बॉक्स में एक बॉल है या अभी येलो कलर के बॉक्स में एक बॉल है, ये मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। तो इसलिए वहां पे 6 केसेस बन रहे हैं, 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3, 6 केसेस।
फिर हम जब 6th वाले क्वेश्चन में आए तो वहां पे बॉल्स डिफरेंट है, बॉल्स डिफरेंट है तो फिर एनसीआर विल कम इनटू द पिक्चर, बिकॉज अब तुम कौन सी बॉक्स किस बॉल में कौन सी बॉल किस बॉक्स में डाल रहे हो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। जब चीज़ें डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ें ही अलग हो गई, तो फिर हमें डिवीजन इनटू ग्रुप्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो हमने लगाया और हमारा आंसर आया 25। अब इन तीनों के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन और रह जाता है। क्या रह जाता है? एक ही ऑप्शन और बचता है ना क्वेश्चन पूछने का, एक तरीका और बचता है। क्या बचेगा वो? Different balls in identical boxes. डिफरेंट बॉल आइडेंटिकल बॉक्सेस तो हो गया, दैट वाज ऑब्जेक्टिव 6। Different boxes. डिफरेंट बॉल डिफरेंट बॉक्सेस, वही उन्होंने नहीं पूछा है बस, है ना। तो उसका आंसर क्या होगा वो तुम निकालो। द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 5 डिफरेंट बॉल्स इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स शुड रिमेन एम्प्टी। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ क्या होगा। बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 50. कितना? 50. 50। और किसी का कोई आंसर? नहीं, 50 is not the answer. तो एक्चुअली यही मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त कि सी 50 तो आंसर आएगा ही, क्योंकि वो बाय 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, पहली बात है ना। अगर डिफरेंट कलर के बॉक्सेस है तो जो दो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। वो जो एक्स्ट्रा बाय 2 फैक्टोरियल आ रहा था आइडेंटिकल बॉक्सेस की वजह से वो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि हमें पता होता है उस वक्त कि किस आदमी को 4 चीज़ें मिल रही हैं और किसको 2 चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पे हमें वो नहीं पता है ना कि कौन से बॉक्स में 3 चीज़ें जा रही हैं। अगर वो हमको स्पेसिफाई कर दें कि बॉक्स 1 में ही 3 चीज़ें जाती हैं और फिर इसमें एक चीज़ जाएगी और इसमें एक चीज़ जाएगी, तो हमारा आंसर 50 आएगा। लेकिन बिकॉज वी डोंट नो कि किस बॉक्स में 3 चीज़ें जा रही हैं, इसके लिए मुझे इसको इंटू 3 करना पड़ेगा। पहली बात तो कि हो सकता है इसको 3 चीज़ें मिली हो, या हो सकता है बॉक्स नंबर 2 में 3 चीज़ें हों, या हो सकता है बॉक्स नंबर 3 में 3 चीज़ें। ये जो आंसर आया है ना, ये कितना है? 120/6। ये जो 20 आया है 20, ओके, ये तो ये अज्यूम करके है कि पर्सन 1 को 3 चीज़ें मिल रही हैं, इसको एक और इसको एक मिल रही है। पर फिर हो सकता है इसको 3 चीज़ें मिल रही हो, इसको एक मिल रहा हो ना,
तो इसलिए यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा। हाँ, वो इंटू 3। दूसरा, ये वाला जो केस था उसमें भी सेम लॉजिक है कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज करेक्ट। लेकिन वो जो एक चीज मिल रही है वो इसको भी मिल सकती थी, इसको भी मिल सकती थी, इसको भी मिल सकती थी ना, यानी इंटू 3 और करना पड़ेगा उसमें। तो आंसर इज नॉट 50, आंसर इज 150। वो जो 10 का जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था ना 2 2 2 4 वाला, उसमें मैंने वही कहा ना कि अगर मेरे पास ये स्पेसिफाइड नहीं है कि किसको 4 चीजें मिल रही हैं, तो मुझे लास्ट में इंटू 4 करना पड़ेगा। ये है इसका आंसर। ओके, डन। चलो, तो ये हो गया डिवीजन इनटू ग्रुप्स। हाँ, अब हम डिरेंजमेंट भी कर लेते हैं। डिरेंजमेंट तो देखो एक फॉर्मूला है खाली, ठीक है, उस फॉर्मूले का अपने को कुछ प्रूफ वगैरह नहीं है सिलेबस में। हाँ, लिखो डिरेंजमेंट का डेफिनेशन लिखो। Derangement is an arrangement. Derangement is an arrangement in which none of the things is at its corresponding position. In which none of the thing is at its corresponding position. The derangement of n things, the derangement of n different things, the derangement of n different things is calculated by using the formula
n factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial dot 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 till n factorial. क्या आगे इस पे लिखो derangement formula. देखा यहाँ तक? Yes. हाँ, Yes. कि इसमें दो तीन चीजें हैं. एक तो -1 इसलिए है कि तुम देखो ऑड जब भी नंबर आ रहा है तो माइनस साइन बैंड हो रहा है ना, ऑड नंबर माइनस साइन बैंड हो रहा है, तो इसलिए जब n ऑड होगा तो ये माइनस साइन बैंड होना चाहिए, और जब n इवन होगा तो ये प्लस साइन बैंड होना चाहिए. मतलब जैसे अगर 4 बैंड होने वाला होता तो +1/4 फैक्टोरियल होता ना, तो इसलिए n = 4 पे वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, n = 5 पे माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए वो -1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इट इज जस्ट कि वो कहाँ पे एंड हो रहा है, ऑड पे एंड हो रहा है कि इवन पे एंड हो रहा है. ठीक है. दूसरा, ये किस चीज का फॉर्मूला है कि अब जैसे 4 चीजें हैं, ओके 4 चीजें हैं और उनको हमें इस तरह से अरेंज करना है कि उनमें से कोई भी चीज अपने करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ना जा पाए. अब जैसे 3 के केस में बहुत इजी है सोचना. मान लो 3 लेटर है और 3 एनवेलप है. None of the letters is in the correct envelope. तो हम गिन सकते हैं यहाँ पे 3 के केस में, तो हम गिन सकते हैं. एक केस हो जाएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि अगर 1 3 में चला जाए, 3 2 में आ जाए और 2 1 में आ जाए. दो ही ऑप्शन है देखो, या तो 1 2 में जाए या 1 3 में जाए, है ना. 1 के 2 में जाने पे एक केस कि ये इधर, और 1 के 3 में जाने पे एक केस कि 2 इधर और 3 इधर. दैट्स इट. यानी अगर n की वैल्यू 3 है तो डिरेंजमेंट फॉर्मूला से हमारा आंसर 2 आना चाहिए. देयर आर 2 डिरेंजमेंट, राइट. पुट n = 3 एंड चेक 2 आता है क्या. 3 factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial. कैंसिल. ये हो गया 6, 1 by 2 हो गया 3 by 6 और ये हो गया 1 by 6, तो 2 by 6, 6 into 2 by 6 2 आया ना. 2 करेक्ट. अभी 4 के केस में करके देखते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर हम ट्राई करके देखते हैं. देखो 4 के केस में हमको पहले हम बेसिकली 3 केसेस लेके चलते हैं कि 1 2 की पोजीशन पे है, 1 3 की पोजीशन पे है और 1 4 की पोजीशन पे है. अगर 1 2 की पोजीशन पे है तो 2 3 4 आपस में अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं वो देखते हैं. 2 इधर आ गया मान लो, इधर, तो ये एक पॉसिबिलिटी है ना. फिर अगर 2 इधर चला गया, इधर 3 के केस में, ठीक है, तो फिर 4 को इधर आना पड़ेगा और 3 को इधर जाना पड़ेगा. वो एक ऑप्शन है. टू के क्या क्या ऑप्शन हो गए. एक तो 2 इधर आया, 2 इधर आया, और अभी सपोज 2 4 में गया, 2 4 में गया तो 4 को इधर आना पड़ेगा क्योंकि 3 इधर आ नहीं सकता,
और 3 को इधर आना पड़ेगा, मतलब 3 केसेस है, 3। ऐसे ही तुम इसके गिनोगे ना तो इसके 3 केसेस आएंगे, फिर इसके 3 केसेस आएंगे, तो टोटल 9 केसेस आएंगे, 9 डिरेंजमेंट हो सकते हैं। अब हम n=4 फॉर्मूले में डाल के देखते हैं कि 9 आता है क्या। ये दोनों टर्म्स तो हमेशा ही कैंसिल होते हैं, वो दोनों जस्ट ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, अदरवाइज वो कैंसिल होते हैं। तो 24 1/2 is 12/24, 1/6 is 4/24, and this is 1/24. 12 minus 4 8, 8 plus 1 9। तो जब चीज़ें बढ़ जाती है ना तो हम ऐसे एक एक करके गिन नहीं सकते, तो दैट टाइम वी हैव दिस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डिरेंजमेंट फॉर्मूला। ठीक, तो अब इसके बेसिस पे तुम क्वेश्चंस करो, और इसको कैसे कैसे इस टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बताता हूँ तुमको। एक तो तुम देखो, ये जो अभी मैंने एग्जांपल सॉल्व किया ना, पेज 147 पे IIT 1992 का सेकंड क्वेश्चन, IIT 1992 का सेकंड क्वेश्चन यही है, सॉरी 1992 का पहला क्वेश्चन। There are 4 balls of different colors and 4 boxes of colors same as those of the balls. Find the number of ways in which each the ball, one in each box, could be placed such that a ball does not go to a box of its own color. मतलब ये डिरेंजमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसका आंसर है 9। अभी तुम निकालो लेवल 2 का 17 क्वेश्चन, लेवल 2 का 17। A person writes letter to 6 friends and addresses the corresponding envelopes. In how many ways can the letters be placed in the envelopes, one in each, such that, तुम सीधे सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड पार्ट पे, all the letters are in the wrong envelope. All the letters are in the wrong envelope मतलब डिरेंजमेंट ना, तो लगाओ डिरेंजमेंट लगाओ 6 में और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। और सेकंड पार्ट होने के बाद फिर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, पर पहले सेकंड करो पहले।